क्योंकि अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो वो हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली चेक करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड है कि जैसे आपको ये भी रियलाइजेशन होनी चाहिए सर कि कंपटीशन बहुत ज्यादा आज के समय में हो गया है। तो मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। ये जो प्रिपरेशन होती है वो इतनी लंबी 2-3 साल आपको लग जाते हैं यहाँ तक पहुंचने में। हेलो हेलो सर। सुदेश, हाउ आर यू? गुड सर। सो ऑल इंडिया रैंक वन के साथ में आज जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग ऑल इंडिया थैंक रैंक यू सर। वन इन सीएपीएफ 2023 एग्जाम। एंड सुदेश, आई वुड पहला क्वेश्चन ये कि कैसा फील कर रहे हो आप? भाई सर यू आर थोड़ा नाउ स्ट्रेस था। टॉपर। थोड़ी स्ट्रेंज फीलिंग थी क्योंकि अभी रिसेंटली 2 महीना पहले मैंने सिविल का भी इंटरव्यू दिया था। तो उसमें मैं मेरिट आउट हुआ था, तो उसके बाद ऐसी फीलिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैं वन तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, सोच रहा था कि अगर कोई रैंक आ जाए तो अच्छा है। पर वन इज लाइक ए ड्रीम सर। ड्रीम पूरा हो गया मतलब? हाँ, एक ड्रीम। वो लगता है ना कि अगर आप पहले अनसक्सेसफुल हो, फिर आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो फिर लगता है, फिर जस्टिफाइड लगता है सर सब। तो मैं हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आज जो है हम लोग एक आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे ऑल इंडिया रैंक वन 2023 सीएपीएफ के। और ये हैं सुदेश कुमार। और सर आपका वेलकम है सीएपीएफ एसी मेंटर प्लेटफॉर्म में। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संदीप है और मैं सीएपीएफ एसी मेंटर की फैकल्टी हूं एंड आई हैव क्लियर्ड सीएपीएफ सीडीएस एफकेट मेनी एग्जाम्स। सो सर, अब जैसे कि पहले पहले आपने पीडीएफ खोली रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट की, तो क्या आपका रिएक्शन था? मतलब nobody can expect that I would be all India rank one in UPSC exam. It is like a miracle for us. तो क्या रिएक्शन था जब आपने पीडीएफ खोली और सबसे ऊपर आप ही का नाम आपने देख लिया? तो सुदेश, क्या मतलब क्या फीलिंग थी वो? थोड़ा एक्सपीरियंस को बताओ आप। सबसे पहले तो आपको बिलीव नहीं होता है। जैसे मैंने सर पहले जब पीडीएफ खोली, अपना रोल नंबर डाला, तो वो एक होता है जब वो लिख के आता है वन मैच फाउंड करके, तो मुझे हम्म। एक सेटिस्फेक्शन है, ठीक है सिलेक्ट हो गए। तो फिर ये होता है कि चलो रैंक देखते हैं। तो जैसे मैंने स्क्रॉल किया तो सबसे ऊपर नाम था। अब वो लगा, मुझे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, पक्का फेक पीडीएफ है। क्योंकि यूपीएससी में हर रिजल्ट के पहले फेक पीडीएफ सर्कुलेट होने लगते हैं, और वो ग्रुप्स हम्म। पे कोई ना कोई फेक पीडीएफ डालते हैं। तो मुझे बहुत यकीन नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको चेक करने के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खोली। तो वहां से जब मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, उस पर जब मैंने देखा, तब बिलीव वो, हाँ AIR 1 लाया हूँ। तो क्योंकि उस समय मैं एक पार्टी में गया था अपने दोस्तों के साथ। तो फिर उसमें दोस्तों को बताया, तो पर वो कुछ मतलब मैंने तो करीब 2-3 दिन लगे उस चीज को डाइजेस्ट करने में, कि वन हम्म। थोड़ा बड़ा हो जाता है, वन आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो बहुत ही अनरियल फीलिंग होती है, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। पर ठीक है। देखो, अब तो आप देखो एक तरह से एक्सपीरियंस के लिए हीरो हो एक तरह से आप। कि हाँ, ये एक्चुअली है। क्योंकि जब हम हमारे टाइम में भी पढ़ते थे ना, तो हमको ऐसा लगता था कि यार ऑल इंडिया रैंक वन में ऐसा क्या था कि ऑल इंडिया रैंक वन कैसे आ गई, है कि नहीं? तो वही जी सब सर। चीजें जो है उन्हीं के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगी हमारी थोड़ी सी। तो ओके सर। जैसे कि अब आपका रिएक्शन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, तो क्या मतलब फैमिली में क्या माहौल था, आपके दोस्तों में क्या माहौल था रिजल्ट को सुन के देख के? क्या बिलीव हुआ कि यार सच में ऑल इंडिया रैंक वन है? तो सबसे पहले तो क्योंकि जब रिजल्ट आने वाला रहता है तो आपको पता होता है, मतलब एस्पिरेंट में ये बात फैल जाती है कि आज रिजल्ट आएगा। तो हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 1 महीना पहले मैंने सिविल का इंटरव्यू दिया था। तो उसमें मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि रैंक आनी चाहिए, रैंक आनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी मेरा पहला अटेम्प्ट था सिविल का। तो क्योंकि मैं हम्म। इंटरव्यू तक पहुंच गया था, तो बहुत उम्मीद थी कि हो जाएगा। तो पर क्योंकि उसमें नहीं हुआ, तो फिर एक डर बैठ गया कि पता नहीं इसमें भी होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो तो बहुत बिलीव नहीं रह जाता है आपके अंदर कि पता नहीं, देखो कि जब तक फाइनल ना हो जाए। तो मैंने घर पे हम्म। किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। बस मैं अकेले जान के बैठा हुआ था, एकदम चुपचाप आराम से। अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। तो जब मैंने देखा और जब मैंने ये चीज बताई लोगों को, तो बहुत सरप्राइज हुए, सब बहुत सरप्राइज हुए। पहले बात तो ये नहीं पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है। और जब पता है कि वन आया तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुए, बहुत खुश हुए। और वन सुन के ये लगा लोगों को कि मतलब वो अलग ही फीलिंग होती है वन की। उनको लगता है कि ठीक है, सब जस्टिफाइड था, जो भी हुआ पहले कोई बात नहीं। तो फिर हमने उसके बाद एंजॉय किया, दोस्तों से मिले, फैमिली से मिला। फिर वो एक सेलिब्रेशन टाइप का हो गया फिर एक तरीके से।
एक दो दिन तक तो मुझे लग रहा है नींद भी नहीं आई होगी आपको। अरे मुझे उस दिन नींद नहीं, मुझे उस दिन रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन होती है वो इतनी लंबी, 2-3 साल आपको लग जाते हैं यहाँ तक पहुंचने में। फिर वो आपको पूरा हम्म। रिवाइंड होता है कि आपने कैसी मेहनत करी, आपने कैसे पढ़ा, क्या आपने किया, आपने इंटरव्यू के दिन आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो हर चीज आपके माइंड को रिवाइंड होती है आपके माइंड में। तो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है वो। जी हाँ स्वदेश, ये जो मोमेंट है ये हर किसी की लाइफ में आता नहीं, और इसको देखो, मैं जहां तक समझता हूँ इसको पूरा एंजॉय करना चाहिए। अब ये मोमेंट जी आपकी सर। लाइफ में है तो आप इसको पूरा एंजॉय करोगे तो देखो लंबे समय समय तक जो है आपको भी याद रहेगी कि हाँ, हमने ऐसे एंजॉय किया अच्छा। था। जी क्योंकि सर। nobody knows who is going to get all India rank one, but now the यस reality सर। is you are the topper. यस तो सर। तो सुदेश, आप ये थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ जरा कि क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, फैमिली में क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या आपने हमेशा से परस्यू करने की सोची है, क्यों सीएपीएफ आपने चूज किया, मतलब बैकग्राउंड बताओ एक बार थोड़ा सा। तो सबसे पहले सर, मेरी फैमिली, जो मेरे फादर हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, मतलब बेसिकली वो फार्मिंग और ये एक्वाकल्चर वगैरह में एंगेज हैं। तो पूरा अच्छा फैमिली अच्छा। बैकग्राउंड जो फार्मिंग बैकग्राउंड है फैमिली का। तो इनिशियली जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो डीएम के ओएसडी रैंक पे थे। तो एक घर में था कि थोड़ा ठीक है कि घर से एक लड़का होना चाहिए जो थोड़ा आईएएस वगैरह या कुछ और ट्राई करे। पर मेरा जो स्टार्टिंग सेम था, मैं डिफेंस में जाना चाहता था बहुत स्टार्टिंग से। तो घर वालों को थोड़ा डेंजर, क्योंकि डिफेंस में थोड़ा डर लगता है लोगों को। तो थोड़ा उनका रेसिस्ट था इसमें कि तुम सिविल की तैयारी करो, डिफेंस क्या ट्राई करोगे। पर मेरा ये था कि नहीं, मैं बहुत डिटरमाइन था। तो जब मैं ट्वेल्थ में आया तो मैंने मैथ्स लिया था, मेरी पीसीएम थी ट्वेल्थ में। हम्म। तो जब मैं ट्वेल्थ में था तो मैंने, जब एक इशू मेरे साथ ये था कि मेरा, जब मैं ट्वेल्थ में था तो मेरी एज ऑलरेडी 19 हो गई थी। तो जैसे कि आपने सीडीएस एनडीए दिया तो आपको पता होगा कि 19 एज लिमिट होती है एनडीए की। हाँ। तो मुझे बस एक अपियरिंग का अटेम्प्ट मिला एनडीए में। तो तो मैंने उसका अटेम्प्ट दिया और मैं उसका रिटर्न क्वालिफाई कर गया था। पर क्योंकि मेरे उसी के साथ बोर्ड्स पड़ गए तो एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए बहुत कम समय मिला, बल्कि समय ही नहीं मिल पाया उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो एसएसबी इसमें नहीं क्लियर हो पाया। तो अब जब इसमें एसएसबी नहीं क्लियर हो पाया तो फिर अब उसके बाद चॉइस करनी थी कि अब कौन सी डिग्री करें। क्योंकि सीडीएस फिर आप डिग्री के बाद ही ट्राई कर सकते हो, या तो फिर एक हम्म। टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल में मेरा बहुत मन नहीं था, फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है सीडीएस का सोचेंगे। तो अब कोई ऐसी डिग्री की चॉइस थी कि अब डिग्री क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम्म। ऐसी डिग्री करते हैं जो मेरी प्रिपरेशन में मेरे काम आएगी, क्योंकि इंजीनियरिंग का बहुत मन नहीं था और घर पे भी किसी की नहीं था कि ठीक है प्राइवेट सर्विसेज में जाएगा ये। तो फिर मैंने बीए ज्योग्राफी ऑनर्स किया दयाल सिंह कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। तो ज्योग्राफी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो उस प्रिपरेशन के दौरान मुझे पता चला, क्योंकि मेरे पास 3 साल थे, लॉकडाउन भी हो गया। तो मैंने थोड़ा अपना हम्म। गोल चेंज किया, मैंने सोचा कि चलो सिविल की तैयारी करते हैं, क्योंकि 3 साल बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के लिए टाइम होता है। तो मैं कहा इसमें सिविल की अगर मैं तैयारी करता हूँ तो और कोई एग्जाम अगर मैं देता हूँ आराम से, मेरे मतलब एक नॉलेज अगर एक्यूमुलेट हो जाएगी तो मैं उसके में आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चला, सीएपीएफ के बारे में। अब ये जो सीएपीएफ का सिलेबस होता है और जो सिविल का सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट। हम्म। यहाँ तक कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैथ पूछता है, पर जिस लेवल का आप सी सैट जो आपका पेपर 2 होता है सिविल में, उसमें जो मैथ पढ़नी होती है इसमें भी आपको उसी लेवल की ऑलमोस्ट मैथ आती है। तो मैं कहती है मैथ भी कवर हो जाएगा, बेसिक साइंस भी अब हम लोग पढ़ने ही लगे सिविल के लिए। तो सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों का सेम था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है दोनों को, इसको एक प्लान बी की तरह रखेंगे, क्योंकि प्लान बी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है आज के समय में जब कंपटीशन जितना बढ़ गया आपके लिए। तो फिर मैंने हम्म। 20 अराउंड मैंने 2-3 साल की प्रिपरेशन करी। मैं कोचिंग वगैरह भी आपको आगे बताऊंगा कैसे मैंने क्या क्या किया। तो फिर मैंने अराउंड 2000 पिछले साल मैंने सिविल का पहला अटेम्प्ट दिया, उसी के साथ साथ मैंने सीएपीएफ का भी अपना अटेम्प्ट दिया। तो जब हम्म। मैंने, तो मेरा प्री उसमें क्वालिफाई हुआ, देन मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था तब इसका पेपर पड़ा सीएपीएफ का। तो इसके सीएपीएफ के पेपर में क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग के कर ही रहे थे तो बहुत मुश्किल नहीं आई मुझे अटेम्प्ट करने में पेपर वगैरह। और मैंने पहले से थोड़ी स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई हुई थी इसके लिए। सो जब जिस दिन मेरा मेंस खत्म हुआ उस दिन इसका रिजल्ट आ गया आपका सीएपीएफ का, उसके नेक्स्ट डे। तो उस समय में थोड़ा ओवरवेट भी हो गया था, तो वेट रिड्यूस करना एक बहुत सबसे बड़ा चैलेंज था, वेट रिड्यूस करना उस लिमिटेड पीरियड में। तो मैंने अराउंड 10 to 11 वेट अपना किलो अपना वेट रिड्यूस किया उस टाइम पीरियड में 2 मंथ्स के गैप पे। फिर मैंने फिजिकल अटेम्प्ट किया, फिर उसी में मेंस का रिजल्ट भी आ गया। आप सबसे हम्म। अच्छी बात है कि मेरे पास दो दो इंटरव्यू थे यूपीएससी के जो मुझे अटेम्प्ट करने थे, एक सिविल का एक सीएपीएफ का। और जैसे कि आपको हम्म। पता होगा कि दोनों का इंटरव्यू ऑलमोस्ट सेम होता है, हाँ हाँ। यूपीएससी के बोर्ड मेंबर्स भी वही लेते हैं। तो प्रिपरेशन भी मैंने ये सोची कि चलो सबसे बढ़िया दोनों के लिए सेम प्रिपरेशन करेंगे। और हम्म। इसीलिए मैंने उसको ऐसे ही अप्रोच किया। मैं अलग से बस सिक्योरिटी थोड़ा बहुत पढ़ता था, क्योंकि सीएपीएफ के इंटरव्यूज में थोड़ा सिक्योरिटी और आपसे डेप्थ में पूछते हैं।
तो उनके मैंने कुछ हम्म। सोर्सेस फॉलो करे, अभी मैं उसको आपको बता दूंगा। तो उसके बाद मैंने सिविल का इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैं घर पे आ गया, यहाँ पे घर पे बस्ती में। तो उसके बाद क्योंकि सिविल में नहीं हुआ, तो क्योंकि मैंने 10 से 12 मॉक पहले दे दिए थे सिविल के, तो मुझे फिर वो एक जो आपकी जो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा आपको चाहिए होता है एक इंटरव्यू अटेम्प्ट करने के लिए, वो ऑलरेडी मेरे अंदर आ चुका था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मॉक की कोई जरूरत है नहीं, तो इसलिए फिर मैंने सीएपीएफ का इंटरव्यू डायरेक्ट दे दिया। इसलिए आप कहीं पे मेरे इसमें मॉक नहीं, मुझे नहीं, आप मेरे नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि मैंने कहीं हम्म। मॉक ही नहीं दिया उसके बाद। तो फिर मैं डायरेक्ट इंटरव्यू के 2 दिन पहले मैं यहाँ से दिल्ली गया, वहां पे फिर मैंने इसका इंटरव्यू दिया, फॉर्चुनेटली फिर इसमें सेलेक्ट हुआ। जी, ये तो मतलब फर्स्ट रन में आपने जो है ये ऑल इंडिया रैंक 1 जो अचीव करी है, ये जी बहुत सर। बड़ी जो है अचीवमेंट है। ये नॉर्मल नहीं है, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में होना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। यस सर। लेकिन जो हुआ अच्छा ही है, देखो एक तरह से हम लोग जैसा कि आपने कहा कि भाई प्लान बी होना चाहिए, तो जी सर, प्लान प्लान ए बी के। तो अभी है ही आपके पास में, हाँ। है कि नहीं? अब तो वो तो देखो आप कभी भी परस्यू कर सकते हो उसको, नाउ कभी यू भी मतलब सर। टेंशन फ्री हो अभी आप बिल्कुल। हाँ सर, इसीलिए मैं एस्पिरेंट्स को हरदम यही कहता हूँ, मतलब जो भी मेरे दोस्त वगैरह हैं, कि आपको जरूर प्लान बी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका हम्म। प्लान बी ही अगर हिट हो गया, तो आपको फिर प्लान ए परसू करने के लिए आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। अभी जैसे मेरी एज ही अराउंड, मैंने अभी 24 मेरा जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो मेरे पास अभी 5 अटेम्प्ट यूपीएससी के, मैं चाहूँ तो इनको परस्यू करूँ। क्या पता मैं इसी में कंटेंट रहूं, कम से कम मैं उस साइकिल से बाहर निकला, जो एक हम्म। साइकिल होती है यूपीएससी की। तो और जैसे ही इस एज पे पहुंचने के बाद, जैसे 23 24 पे आपको एक थोड़ा बहुत फिजिकली इंडिपेंडेंट होने की एक चाहत बढ़ जाती है एस्पिरेंट्स में। हम्म। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड है कि जैसे आपको ये भी रियलाइजेशन होनी चाहिए सर कि कंपटीशन बहुत ज्यादा आज के समय में हो गया है। अब जैसे आप लैक ऑफ एस्पिरेंट ट्राई कर रहे हैं, 200 300 सीट्स है सीएपीएफ में, 1000 सीट्स है सिविल में, तो बहुत बहुत लोग हैं जो डिजर्विंग होके भी नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। तो हम्म। इसीलिए मैं हरदम एडवोकेट करता हूँ कि आपको जरूर प्लान बी रखना चाहिए, कि अगर आपका प्लान बी ही हिट करता है, तो प्लान ए तो है ही उसके बाद आपके पास। जी हाँ, ये देखो पहले मानसिक तौर पर मतलब स्टेबल होना आदमी का जी। जरूरी है, तो वो प्लान बी से ही आएगा। अगर आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मेंटली स्टेबल हो, तो यू कैन परस्यू जी। प्लान ए रिलीजियसली। ये और तो ये सर तो है। उनके लिए ज्यादा जरूरी है जो फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत है जिनको, उनके लिए हम्म। ज्यादा जरूरी है कि वो जरूर ऐसा ट्राई करें कि कुछ कहीं पे लग जाए, उसके बाद अपना एम फॉलो करें। क्योंकि यूपीएससी की साइकिल इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप उसी में लगे रहते हो साल 1.5 साल, और नहीं निकलते हो, फिर आप उसमें फंस जाते हो। क्योंकि यूपीएससी की साइकिल में आपको स्किल तो गेन नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई हम्म। कर रहे हो, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं गेन कर रहे हो, तो फिर आप जब उस साइकिल से निकलते हो तो एम्प्लॉयमेंट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको जरूर कोई ना कोई प्लान भी रखना चाहिए। तो आप तो मतलब आपका तो पहले से ही क्लियर था कि डिफेंस बैकग्राउंड में जाना है मुझे। जी जी, मतलब वही होता ना कि लाइफ एक फुल सर्किल घूम के आ गई सर। मेरा पहले से हम्म। इतना मन था कि मैं एनडीए में जाऊं, मैं मतलब मैं एक तरीके से पहले बहुत ज्यादा जुनून था एनडीए का। पर क्योंकि जब आप फिर आपके पास 3 साल मेरे पास थे डिग्री में, कि मैं करूं क्या, 3 साल आप सीडीएस की तैयारी में नहीं, 3 साल की जरूरत नहीं होती, आप हाँ। 6 महीने में सीडीएस निकाल सकते हो। हम्म। तो मेरा ये था कि 3 साल है, तो ऐसा करते हैं कि कुछ नॉलेज गेन करते हैं, क्या पता। और क्योंकि एक बताया ना कि फैमिली का ज्यादा मन सिविल में था, तो फैमिली एक पुश हम्म। कर रही थी कि सिविल, क्योंकि थोड़े बाबा जी जो मेरे थे, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो सिविलियन पोस्ट पे थे, तो उनका था कि घर में कोई होना चाहिए। सो हम्म। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया अपना, ये मैंने सीटीएस भी अटेम्प्ट किया 2023 में, मैंने उसका अच्छा रिटर्न अच्छा। क्लियर किया। आईएमए मैंने उसका रिटर्न क्लियर किया। एमईए आईएमए का मेरा इलाहाबाद में सेंटर पड़ा, क्योंकि फिर मैं मेंस लिख रहा था और मैं सीएपीएफ भी देना था मुझे, तो उसी की डेट्स हम्म। क्लैश हो रही थी। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उनको लेटर लिख के थोड़ा डेट्स वो कराऊं, शिफ्ट कराऊं। तो मैं सोचा चलो दो दो एग्जाम में 3 एग्जाम, इतना एग्जाम एक साथ नहीं ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ हाथ में ना आए। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को ट्राई किया, और इसमें से एक कम से कम सक्सेसफुल हुआ। लेकिन सक्सेसफुल भी ऐसा हुआ कि भाई अरे इट सर। वाज, हमने इट एक्सपेक्ट नहीं वाज, किया था। नहीं सर, एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था। जैसे सर सबसे बड़ी बात होती है ना, अगर आप एक बार आप अनसक्सेसफुल हो जाओ, जैसे मैंने सिविल के इंटरव्यू में हुआ, फिर आप इतने एक्सपेक्टेशन ही रखना छोड़ देते हो, आपको लगता है ठीक है आप अपना काम करो। इसीलिए जैसे मैं जब इसका सीएपीएफ का इंटरव्यू देने गया, आई वाज मतलब क्या पता उसी की वजह से मैं काफी बेटर अपने शेप में था इंटरव्यू में। मैं बहुत ही काम था। एक्सपेक्टेशन जब आपकी जीरो हो जाती है, तो आप बहुत ही हम्म। अच्छा परफॉर्म करते हो, आप बहुत ही रिलैक्स रहते हो, और वो प्रेशर नहीं रहता कि क्योंकि आपने एक बार फेस कर लिया ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के, तो आपको लगता है कि ठीक है काम रहो अपना 100% हो, और रिजल्ट तो वही है जो लिखा है वही होना है। जी हाँ सुदेश, ये सही बोला आपने। मेहनत कर्म आदमी के अपने हाथ मेहनत, में, बाकी हाँ अपने हाथ में जो है मिलना वो तो बहुत। मिलेगा। ये तो एकदम जी सही सर। गई। तो
सुदेश, आप ये बताओ कि जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, फिर आप सीएपीएफ में आ गए, तो अब जी जो सर। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, जैसे कि आपने सीआईएसएफ ही भरी होगी ऑब्वियसली, यस सर। तो सीआईएसएफ जो है, तो सीआईएसएफ ही क्यों भरी फिर आपने? डिफेंस में आप जैसे आर्मी, आप एनडीए की तैयारी करते थे, उसमें तो आपको डिफेंस फोर्सेस मिलती, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी जो भी था, तो मतलब आपने बीएसएफ क्यों नहीं भरी, सीआरपीएफ क्यों नहीं थी फर्स्ट प्रेफरेंस? क्या था जो सीआईएसएफ की तरफ ही आपको लेके गया? तो सीआईएसएफ का कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर बहुत ज्यादा रीजन नहीं था, वही था कि जो जनरल एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में है कि सीआईएसएफ में थोड़ी फैमिली लाइफ बेटर होती है, वो एक बैलेंसिंग हो जाती है मिलिट्री लाइफ और सिविलियन लाइफ में थोड़ी। तो बेसिकली फैमिली ज्यादा था कि मतलब बॉर्डर पे अब जैसे फैमिली भी उसके अगेंस्ट थी कि ठीक है मतलब अगर जैसे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम नहीं मिलता ना, पढ़ाई का टाइम मिलता बहुत ज्यादा, और थोड़ी लाइफ भी थोड़ी हार्ड होती वहां पे। अब सिविल सीआईपीएफ में थोड़ा बहुत सिविलियन एस्पेक्ट आ जाता है और थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है और पढ़ने का भी समय मिल जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं था, इसी वजह से मैंने इसको चुना सीआईएसएफ को। हाँ, देखा जाए तो हर चीज में बेटर सीआईएसएफ ही है। हाँ इन सब मतलब प्रेजेंटली बेटर सीआईएसएफ ही लगता है हर कंपैरिजन में। तो अभी जब सीआईएसएफ ज्वाइन करोगे, ट्रेनिंग में तो देखो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा इतना पढ़ने का, लेकिन नहीं नहीं, ट्रेनिंग पीरियड के बाद में व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर? अभी तो सर जैसे एक जो चाहते जैसे सिविल की, जैसे सर बहुत ज्यादा मेहनत करी है मैंने। जैसे मैंने अपना 3 साल पूरा दे दिया सिविल को, उसके प्रिपरेशन में। तो एक जैसे इस साल भी मैं मेंस लिख रहा हूँ सर सिविल का। तो अगर इस साल ही अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने सोचा अगले साल अटेम्प्ट नहीं करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पे पूरा फोकस है, ट्रेनिंग करूंगा उसमें, ट्राई करूंगा एक्सेल करने को। उसके बाद अपने जो मेरे 4 अटेम्प्ट इसके बाद बचे होंगे उसमें मैं क्या पता एक और अटेम्प्ट और अपना सिविल का जरूर दूंगा। ना, जी चलो सर। अच्छा है, देखो पढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए ऊपर की तरफ बढ़ने की। कोशिश मुझे लगता है सर कि जब तक आपकी एज है आपको जरूर अपना बेस्ट अचीव करने का ट्राई करना चाहिए। मैं एकदम इसी बिलीव करता हूँ कि जब तक आपके पास एज है आप अपना ट्राई कर लो। एक बार आप 26 27 के हो जाओगे फिर आपकी ना वो एनर्जी बचेगी ना जील बचेगी, फिर आप वैसे ही डोरमेंट हो जाते हो एक तरीके से। तो फिर आप तो फिर हम्म। जहां तक उस समय पहुंचोगे स्टेज ऑफ लाइफ पे आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। जी, ये तो है, ये तो एक बात एकदम सही है। सुदेश, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग एकेडमिक्स के परस्पेक्टिव से हम लोग घुमाते हैं इस चीज को, तो सबसे पहले पेपर वन की बात करते हैं अभी अपन। जी सर। तो पेपर वन को किस तरह से आपने हैंडल किया? क्योंकि सीएसई थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस में आ जाता है, लेकिन सीएपीएफ को देख जी के अपन तो थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल डेटा जो है यूपीएससी ज्यादा पूछती है। कभी डेट्स पूछ ली, कभी ईयर पूछ लिया, तो जी सर। इसके बीच में बैलेंसिंग कैसे करी, कैसे आपने पेपर वन को मतलब बैलेंस किया सीएसई के साथ? सर जैसे कि मैं कोई भी पेपर को सर ऐसे ऐसे पेपर नहीं अप्रोच करता हूँ, मैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करता हूँ कि हर सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं उनको कैसे प्रिपेयर करूँ। तो सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट बात करते हैं। तो सबसे पहले सर जैसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो गया, इसमें अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हाँ। हमारे सिविल में जो स्टैंडर्ड सोर्स है वो हम मृणाल पटेल को फॉलो करते हैं। तो मृणाल पर जैसे अब यहीं पे थोड़ा फाइन डिफरेंस करना पड़ता है, जैसे मृणाल पटेल के जो नोट्स हैं वो सिविल के लिए ज्यादा सूटिंग है क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ है उनमें। पर क्योंकि मैंने पिछले 3 4 साल के सीएपीएफ के क्वेश्चन देखे थे इकोनॉमिक्स के, सो वो कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछता है कि जैसे ये नेशनल इनकम का पार्ट है कि नहीं है, बजट की डेफिनेशन क्या है, या एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के वो ज्यादा पूछता है। तो उसके लिए मैं क्या सोचा था कि जब भी सिविल का पेपर सीएपीएफ का पेपर आएगा, मैं मृणाल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैं उनको पढ़ूंगा। जैसे उनके जैसे नोट्स बहुत ज्यादा बल्कि पड़ेगा, आप उनके कॉन्सेप्ट देखोगे बहुत ही लिमिटेड पेजेस में है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को मैं फोकस करता था, उन्हीं पे मैं कोशिश करता था कि मैं अटेम्प्ट करूंगा। और इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा भी करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, जो भी आते हैं वो या तो बजट के होते हैं या तो इकोनॉमिक्स अफेयर्स के होते हैं। उनकी तो आपको स्टैंडर्ड क्लासेस वैसे भी करनी पड़ती हैं। तो मैं इकोनॉमिक्स को ऐसे अप्रोच करता था। टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी सर जैसे आपको पता होगा लक्ष्मीकांत से बेटर मुझे कोई सोर्स नहीं लगता पॉलिटी के लिए। और पिछले कुछ सालों में जो सिविल के भी क्वेश्चन होते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं, फैक्चुअल टाइप की आजकल आने लगे हैं, फैक्चुअल इसमें भी। डिफरेंस कम हो चुका है भाई, सिविल सर्विस में हाँ कुछ कुछ काफी काफी सब्जेक्ट्स हैं जो ये। उसी टाइप के आते हैं इसमें। हाँ जैसे ज्योग्राफी भी आप ले लेंगे तो सेम ही ऑलमोस्ट इसका कर दिया इन्होंने। तो पॉलिटी के लिए मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि लक्ष्मीकांत दास सोर्स है, उसके अलावा बहुत ज्यादा इधर कोई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो किताब इतना अच्छा उसने कंपाइल किया है, जिन्होंने भी राइटर ने लिखा है, कि वो बेस्ट सोर्स मैं मानता हूँ इसको। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी जैसे कि सर मैंने एक तो डिग्री मैंने ज्योग्राफी से करी, हम्म। ऑनर्स मेरा था ज्योग्राफी में। उसके बाद मैंने मेरा वो ऑप्शनल था ज्योग्राफी यूपीएससी में। तो मेरी काफी इन डेप्थ स्टडी थी उसकी।
पर उसके जो ये जो कुछ मैपिंग क्वेश्चंस होते हैं इनको अटेम्प्ट करने के लिए मैं क्या करता था, मैंने एक अनअकैडमी पे एक सर है सुदर्शन गुर्जर सर करके, वो एक मैपिंग क्लासेस उन्होंने काफी, वो फ्री क्लासेस भी लेते हैं, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, आप जरूर उनको देख सकते हैं। तो मैपिंग की फ्री क्लासेस सीरीज लेते हैं, मैं वही खाते मतलब कभी खाना खाते समय कभी टहलते समय वो उनकी मैपिंग क्लासेस में देखते रहता था। तो वो एक वर्ल्ड मैप पूरा मेरा हो जाता था, इंडियन मैपिंग हो जाती थी, और करंट अफेयर भी उनकी क्लासेस आती रहती। तो ये जो फैक्चुअल एस्पेक्ट था ये ऐसे कवर हो जाता ज्योग्राफी का, और कॉन्सेप्ट तो पहले से क्लियर था। उसके बाद टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, अब सर हिस्ट्री थोड़ा आजकल मुश्किल हो गया है स्कोर करना। हिस्ट्री में आप जितना भी पढ़ लो उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट मेजर नहीं होते हैं। तो मैं अब पिछले सिविल के भी मैंने अटेम्प्ट, बच्चे अब तो मेरा दूसरा अटेम्प्ट हो गया सिविल का, मैंने सीएपीएफ का अटेम्प्ट यही करा था कि मैं एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करता था सर, क्योंकि एनसीईआरटी से यूपीएससी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट दे रहा है आजकल हर पेपर में। वो डायरेक्ट रीडिंग बाय रीडिंग उठाता है और वो रीडिंग डायरेक्ट दे देता है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन कॉइन का जो क्वेश्चन आया था वो डायरेक्ट था। एक पैलोलिथिक का क्वेश्चन आया था कि उनके एविडेंस ऑफ पैलोलिथिक साइट वगैरह करके कुछ क्वेश्चन आया था, मतलब कम से कम 5-6 क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्ट थे। तो ये इसका मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि ये यूपीएससी नई जो एनसीईआरटी उससे 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट दे रहा है, सिविल में भी और इसमें भी। तो मैं एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करता था क्योंकि ये 5-6 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट लग जाते थे। उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड स्टडी है हिस्ट्री की, जैसे कि मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, एशियंट और मेडिवल के लिए या तो पूनम दलाल दहिया, थोड़ी वो वास्ट हो जाती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, वरना फिर वो जो स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं जैसे कि आपके रमेश शर्मा हो गए या दूसरी किताब हो गई वो आप पढ़ सकते हो। पर इतना डेप्थ में सर मुझे नहीं लगता कि सीएपीएफ स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। आप एनसीईआरटी से अगर अच्छे से कर रहे हो तो आप कम से कम 50% क्वेश्चन का स्टैक रेट निकाल सकते हो हिस्ट्री में, जो मोर देन आज के समय में जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। सॉरी फॉर द जी सर। डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा। ओके सर। तो सर ये हो गया जो तो मेजर सब्जेक्ट्स। नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अपन हिस्ट्री जैसे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पे अपन मेन फोकस करते हैं, तो यूपीएससी का है पैटर्न कि भाई लाइन टू लाइन जो है वो पूछती है, कभी जी सर। कभी बॉक्स में से भी पूछती है, इमेज के नीचे से भी क्वेश्चन उठाते के पूछती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आजकल जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हिस्ट्री को लेके उनका रेलेवेंस कम होता जा रहा है? जी सर। जी सर, मैं ये तो एकदम पॉइंट बात है सर, उनका रेलेवेंस बहुत कम है, क्योंकि म- आप पूरी किताबें पढ़ जा रहे हो पर इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट सिंपल आपके एनसीईआरटी से जो आप कर सकते हो। उसके बाद जो आ रहे हैं वो ऑप्शनल लेवल बुक से आ रहे हैं। जैसे कि आप, मैं सीएपीएफ की मैप सोर्स मैपिंग कर रहा था कि क्वेश्चन ये इसमें से क्वेश्चन जो जो डिफिकल्ट है वो कहाँ से आए हैं। तो आप मानेंगे नहीं सर, वो जो ऑप्शनल की किताब आती है, जो एक ऑप्शनल की एंशियंट इंडिया की किताब आती है, जो मुझे राइटर नहीं इस समय याद आ रही है, जो ऑनरेबल मनमोहन सिंह की डॉटर ने लिखी है, आई एम अच्छा नॉट एबल अच्छा। टू रिकॉल द नेम ऑफ द डॉटर। तो ऑप्शनल लेवल की किताबों से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी पिछले साल आया था कि किंग का डेली रूटीन में क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन हाँ, उनके वो बुक से डायरेक्ट 7-8 उठाया पॉइंट गया था। थे उसके अंदर। हाँ, ये उनके बुक से था सर। वैसे ही ये जो एक जो जैनिज्म वगैरह का क्वेश्चन था वो भी उनकी बुक से था। तो ये ऐसे ये जो क्वेश्चन है ये आप स्टैंडर्ड बुक से नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये ऑप्शन लेवल की किताबों से आ रहा है। तो इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर हो गया आज के समय में हिस्ट्री को पढ़ने का स्टैंडर्ड सोर्सेस से। तो मतलब क्रक्स तो यही निकल के आता है कि जो ज्यादा जरूरी है उसको कवर कर लो, क्योंकि कहीं से हाँ भी क्वेश्चन आ सकता है, वो यूपीएससी के ऊपर है। अगर आपको नहीं आ रहा, हाँ। मेहनत अच्छी है, तो फिर वो किसी को नहीं आ रहा यस सर, जैसे कि है कि अब नहीं? जैसे आपको, मैं यही कहता हूँ कि उन सब्जेक्ट पे फोकस करो जिस जो इजी टू स्कोर है। जैसे पॉलिटी में हम्म लक्ष्मीकांत के बाहर एक ही तो क्वेश्चन जाते हैं, बाकी सब लक्ष्मीकांत से आप कर सकते हो। तो हम्म एक हम्म बुक है जो आपका स्टैंडर्ड सोर्स है। ज्योग्राफी भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, बेसिक सोर्सेस कवर किए हैं और करंट अफेयर्स किए हैं, वो भी आप मैक्सिमम हिट कर दोगे। तो हम्म उसके इन ये दो सब्जेक्ट हो गए। इकोनॉमिक्स भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन हिट कर दोगे। पर हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एफर्ट बहुत ज्यादा है, रिटर्न बहुत कम है। इसके बजाय आप उन टॉपिक्स पे फोकस करो जिन पे रिटर्न आपका ज्यादा है आपके लिए। तो मैं यही करता था, मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री में घुसता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 50% भी लगा देता हूँ हिस्ट्री में वो मोर देन इनफ है। हम्म तो ये मैं हिस्ट्री के लिए करता था। अब नाउ टॉकिंग सर अबाउट करंट अफेयर का, करंट अफेयर का सबसे ज्यादा इश्यू होता है सर। तो मैं करंट अफेयर में क्या करता था कि सबसे पहले तो मैं डेली न्यूज़पेपर की आपको रीडिंग डालनी ही डालनी है हैबिट। क्योंकि हम्म। अगर आप सोचते हो कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े आप कर लोगे, तो आप पेपर 1 तो कर लोगे सर, पर पेपर 2 कभी नहीं स्कोर होगा। कि वो जो फाइन आपकी जो रीडिंग से जो आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होती है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होती है सर। तो एक पेपर आप जरूर फॉलो करो। और सेकेंडली, क्योंकि पेपर आप जो रीड करते हो वो फैक्चुअल फैक्चुअल चीजें आपकी भूलती जाती हैं,
तो मैं क्या करता था, जैसे मैं पीटी 365 फॉलो करता था विजन की। तो आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, कोई भी सोर्स, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि यहीं से आएगा। पर जस्ट फॉर कि आपने कुछ छोड़ा नहीं है, तो आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो। मैं पीटी 365 विजन की फॉलो करता था, जो फ्री मटेरियल अवेलेबल होता था। सेकेंडली मैं ये करता था, मैं कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देता था जो करंट ओरिएंटेड होती है, जैसे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपको करंट ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए कोई करंट अफेयर की बढ़िया सी मैगजीन आप ले लो, उससे आप इन्वायरमेंट कर लो। दूसरा होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में कम से कम इजी क्वेश्चन सर बहुत आते हैं, जो कम से कम 7 to 8 नंबर के होते हैं। 7 to 8 क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं, अगर आपने अच्छे से करंट फॉलो किया है सिक्योरिटी का, तो आप जरूर अटेम्प्ट कर लोगे। तो मैं ये फॉलो करता कोशिश करता था कि करंट अफेयर्स में मैं वही टॉपिक्स पढ़ूं जो मैं कम पढ़ के भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊं। तो मैं सिक्योरिटी ज्यादा फोकस करता था, इन्वायरमेंट करता था। बल्कि मैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह करंट अफेयर बहुत कम पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि उसको चाहे जितना पढ़ ले, हिट बहुत कम ही होंगे अगर बाहर से कहीं आ गया तो मेरी ये स्ट्रेटेजी होती थी स्टडी मटेरियल की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर मैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करता था। सर जैसे 125 क्वेश्चन इसमें होते हैं, आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है। तो मैं क्या करता था कि जैसे जब स्टार्टिंग में मैं मॉक वगैरह देता था, तो मैं क्या गलतियां जो मैं करता था कि मैं स्टार्टिंग में किसी क्वेश्चन, जैसे जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो मैं उस पर फंस जाता था। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसको ईगो पे ले लेता था, ये तो करना ही करना है। तो उसमें इतना समय चल जाता था कि जो आखिरी में जो इजी क्वेश्चंस रहते थे, बहुत इजी, वो मैं गलत कर देता था, क्योंकि टाइम एक तो कम है, प्रेशर में आ जाता था। तो ये ओवर अ टाइम मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया कि मैं पूरे पेपर को 80 मिनट्स में कंप्लीट कर देता था। वन रीडिंग जो होती है पेपर की, जो जो इजी क्वेश्चन है उनको डायरेक्ट मार्क करता था ओएमआर शीट में। और जो जो मुझे थोड़े बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है या मुझे रिकॉल करने में इश्यू हो रहा है, मैं उनको तुरंत सर्किल कर लेता था। तो मेरा ये टारगेट रहता था कि जो मैं मेरी पहली रीडिंग है उसमें 60 to 70 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लूं, या तो 60 to 70 के बीच में कुछ भी अटेम्प्ट कर लूं, कि एटलीस्ट माइनस मार्किंग के बाद भी मैं एक 100 के बेंच मार्क पे पहुंचा कि मेरा 100 मार्क्स आ रहा है पहली रीडिंग में। अब जो मेरी सेकंड रीडिंग होती थी, उसमें मेरे पास अराउंड 40 मिनट्स होते थे, और मेरे पास अराउंड 35 to 50 क्वेश्चन आते थे, जिनको मैं मार्क करा रहता था कि मैं इनको अटेम्प्ट करूंगा। उसमें क्या होता था सर, क्योंकि मैं थोड़ा प्रोबेबिलिटी में बिलीव करता हूँ, तो मेरा ये था कि अगर अब मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो उसमें से अगर एक भी सही हो गया, तब भी मैं माइनस मार्किंग में नहीं जा रहा हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ही एडवांटेजियस था कि मैं अटेम्प्ट बहुत करता था, कि वो हरदम पॉजिटिव में ही रहता था मेरा। तो ऐसे में करके आराम से मैं कभी भी, मैंने 1-2 मॉक भी दिए, मैं कभी 160 के नीचे नहीं जाता था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। इन टोटल मैं हरदम कोशिश करता था कि 95 से ऊपर ही मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। क्यों क्यों सर, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि जैसे आप जैसे देख रहे हो कि सीएपीएफ का कट ऑफ बहुत हाई अब जा रहा है, तो उसके लिए आपको पेपर वन में मैक्सिमम स्कोर करना है। क्योंकि जैसे जो पेपर वन है बहुत ही ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें आप श्योरिटी ले रख सकते हो कि ठीक है, इसमें तो मेरे नंबर हैं ही हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि पेपर टू और इंटरव्यू के लिए एक बफर बना सकते हो। मान लीजिए आपका, अगर आपका पेपर टू खराब भी हो जाता है, या इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सब्जेक्टिव है, तो उसमें आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नंबर कितने आएंगे। तो उनके लिए आप बफर पेपर वन के थ्रू बना सकते हो। अगर पेपर वन में आपका 150 या 60 के ऊपर आता है, तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है। अगर आपने एवरेज भी दोनों दे दिया, पेपर टू और इंटरव्यू, तो मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी। और पिछले साल भी मैंने अराउंड 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें मेरे अराउंड 90 सही थे, तो वो अराउंड 165 से 170 मार्क्स बन रहे थे। तो इसलिए मैं अराउंड श्योर था कि पेपर वन तो होना ही होना है। उसके साथ बात करते हैं पेपर टू की। पेपर टू में मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। पेपर टू में बस मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैं उसको अप्रोच कैसे करता था पेपर को। कि अब जैसे कुछ लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आपको पहले ग्रामर पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर पार्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हो आपका सिक्योर हो जाता है। पर मैं इसमें बिलीव नहीं करता सर। मुझे लगता है कि अगर आप पहले ग्रामर पार्ट की तरफ जाते हो, तो अगर मान लीजिए पहली बात तो ग्रामर पार्ट अगर आपने अटेम्प्ट किया, तो आपका थोड़ा बहुत उसमें माइंड एनर्जी जाती है। तो फिर आप जब एस्से पे आते हो, तो कभी कभार जो आपने कोर्स बहुत याद करे हुए हैं, जो डेटा आपने याद करे हुए हैं, वो दिमाग में नहीं आता है। तो मैं क्या करता था कि मैं पहले एस्से से स्टार्ट करता था, और मैंने ये टारगेट में लेके चलता था कि पहले 30 मिनट्स में मैं 2 एस्से कंप्लीट करूंगा। ये मैं कैसे करता था कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर 5 मिनट्स पहले मिल जाता है सर, तो इस 5 मिनट में मैं क्या करता था कि मैं जो पहला एस्से मेरा जो जो मुझे लिखना होता था, मैं उसका स्ट्रक्चर बना लेता था। जैसे, और मैं हर एस्से का मेरा स्ट्रक्चर सेम था, कि जैसे अगर 300 वर्ड्स है, तो मैं 50 वर्ड्स के 6 पैराग्राफ में लिखूंगा। और पहला पैराग्राफ मेरा इंट्रोडक्शन होगा, आखिरी कंक्लूजन होगा, 4 मेरे बॉडी पार्ट्स होंगे। तो मेरा पहले से माइंड फिक्स है कि मुझे 6 पैराग्राफ लिखने हैं, तो मुझे सोचना नहीं है उसके बारे में। दूसरा फिक्स है, मेरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मेरा फिक्स है। उसमें मैं क्या करता था, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा,
मैंने तुरंत ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिखता था, और मैं हर सबके सामने मुझे लिखता था कि इस पैराग्राफ में मैं लिखूंगा क्या। वो बहुत ही क्विक एक्सरसाइज होती थी। ये मेरी हैबिट डेवलप हुई जब मैं सिविल की प्रिपरेशन करता था, क्योंकि हम लोग आंसर राइटिंग जो करते हैं उसमें हम ऐसे ही करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आंसर को लिखते हैं। तो यही मैंने इसमें भी अप्लाई करना शुरू किया। तो 5 मिनट में अगर मेरा स्ट्रक्चर बन गया है तो उसको 30 मिनट्स में लिखना बहुत ईजी काम होता था, क्योंकि आपके दिमाग में है कि हर पैराग्राफ में लिखना क्या है, तो वो कंप्लीट हो जाता था। और फिर दूसरा ऐसे मेरा 17 to 18 मिनट्स में ऐसे मैं कंप्लीट कर लेता था। तो 30 मिनट्स में दो अगर ऐसे कंप्लीट हो गए तो फिर पेपर ऐसा था कि कभी ऐसा नहीं होता था कि पेपर इनकम्प्लीट होगा, तो पेपर कंप्लीट हो जाता था। तो 18 मिनट फॉर एवरी एसे, और हर एसे में 3 4 मिनट की प्लानिंग और 13 to 14 मिनट्स की राइटिंग, ये मैं करता था। ऐसे में ऐसे अप्रोच करता था। आर्गुमेंट्स में भी यही था मेरा, 18 मिनट्स में उनको देता था। रिपोर्ट राइटिंग को मैं 10 मिनट्स, प्रेसी को अराउंड 10 to 12 मिनट्स। और सबसे मेजर बात होती है जो इंग्लिश का पोर्शन आता है, लोग कभी कभार इसमें थोड़ा कम टाइम देते हैं, उनको लगता है कि ठीक है ये तो इजी पोर्शन है, पर मैं इसका ठीक उल्टा करता था। मैं इसमें पूरा एक एडिक्वेट टाइम देता था, अराउंड 40 to 50 मिनट्स में देता था कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और ग्रामर को मिला के, क्योंकि क्योंकि ये ये सब्जेक्टिव नहीं है, सेक्शन, तो ऑब्जेक्टिव हो गए, तो हाँ ग्रामर तो ऑब्जेक्टिव पूरा सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव हो बात गया। सर। हाँ मैं इस ये सर ऐसा एरिया जिसमें आप एक शॉर्ट शॉर्ट स्कोर कर सकते हो, ये अपने हाथ में है। इसमें हम 60 to 70% मार्क्स पा सकते हैं आराम से, बस थोड़ा एफर्ट डाल के। तो मैं इसको ये पूरा टाइम देता था। प्रॉब्लम रहती है, स्टूडेंट्स क्या है, ग्रामर के ऊपर फोकस करते नहीं है। वो सोचते हैं कि यार क्या है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ये हम्म। सब एक्टिव पैसिव तो कर ही लेंगे। जबकि हाँ उनको ये सोचना चाहिए कि जो चीज में आपकी सर्टेनिटी है उसके ऊपर तो पहले पूरा फोकस करो। हाँ लोग क्या करते हैं, हाँ ऐसे राइटिंग पे इतना फोकस करते हैं कि जो जो इजी पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर वो छोड़ हाँ देते हैं, तो उसमें हाँ गड़बड़ सर, है। बल्कि बल्कि ऐसे में जितना एफर्ट चाहिए उससे बहुत कम एफर्ट ग्रामर में चाहिए। ऐसे हम्म। में स्टूडेंट्स इतने टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं, इतना कोर्स प्रिपेयर करते हैं, इतने डेटा सेट प्रिपेयर करते हैं। यहीं पे अगर वो ग्रामर में पीवाईक्यू से, अगर यूपीएससी के जैसे आपने तो सीडीएस इंडिया जैसे आपने दिया है आपने, तो आप देखोगे कितना रिपीटेटिव है सीएपीएफ में भी क्वेश्चंस। यूपीएससी कुछ ही बहुत ही कम रूल्स है जिनको बार बार रिपीट करता है, एज सून एज और नीदर नॉट करके वो बार बार रिपीट करता है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को। अगर आप काफी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये 25 मार्क्स में से आप कम से कम 20 स्कोर कर सकते हो मिनिमम। जी जी कॉम्प्रिहेंशन में जरूर। 20 में से 15 स्कोर कर सकते हो, और प्रेसी में 60 70% मार्क्स पा सकते हो। तो इसी ग्रामर सेक्शन में ही आप कितने 25 अराउंड 60 में से 45 स्कोर या 50 ऐसे स्कोर कर सकते हो, अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है तो। हम्म। उसके बाद 120 140 में से 60 40 50 मार्क्स लाना कितना मुश्किल है सर। तो इससे अराउंड इसको 90 के ऊपर आराम से जा सकता है आपका। तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करता था। तो ये सर अराउंड मेरी स्केलेटल स्ट्रेटेजी थी, अगर आप कुछ स्पेशली पूछना चाहें तो। देखो, पूछना तो बस यही था कि जैसे आप तो सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, तो इतना जी ज्यादा सर। डिफिकल्ट जो है ना आपके लिए हुआ नहीं पेपर टू को तैयार करने के लिए। लेकिन यस सर। वो एस्पिरेंट जो कि स्पेशली डिफेंस ओरिएंटेड है, जैसे कि यस सर। आप एनडी की तैयारी करते थे, तो फिर आप अगर सीएससी की तैयारी नहीं करते और सिर्फ सीएपीएफ की या फिर सीडीएस की करते, तब क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आती है फिर यस कि सर, बहुत डेटा कहाँ मतलब। से कलेक्ट करूं, क्या मुझे पढ़ना है। ये जो बेसिक चीजें हैं, जैसे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं आता बच्चों को, जो नहीं बेचारे आता। यस सर। एनडी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्यों लिखना है सब। अब यस सर। इकोनॉमी के एसएलआर सीआरआर थोड़ा बहुत मामूली सा पता होगा, लेकिन जब पेपर टू के राइटिंग की बारी आती है ना, तब बेचारे बच्चे मात खाते हैं। तो उसके लिए मुझे बताओ आप सुदेश की, तब क्या करना चाहिए। देखो, मुझे तो एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन यस सर। आपके मुंह से सुनना चाहेंगे सारे के सारे। पर इस पे मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे मतलब जब मैं कॉलेज में था तो मेरे खुद ऐसे कुछ दोस्त हैं जो इस बस सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस पे थोड़ा बात कर सकता हूँ। तो सर सबसे बड़ी बात होती है जो, जैसे अगर आप आजकल एससीएस के टॉपिक देखेंगे, आर्गुमेंट के टॉपिक देखेंगे, ये बहुत ही जो बच्चा जैसे जो आदमी अगर जो बस सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है वो बहुत ही स्टैटिक टॉपिक्स पे ऐसे लिख रहा है। पर जो हम्म। क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे आ रहे हैं। जैसे टॉपिक आता है कि साइबर वॉरफेयर, ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। और फिर क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं, इंडिया रोल इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते सीएपीएफ स्टूडेंट की वो पढ़ेगा ये सब। तो मुझे इसके लिए लगता है कि आपको, इसीलिए मैं सर कहता हूँ कि आपको पेपर न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सीएपीएफ का पेपर 2 निकालना है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ सर, ये जो सब टॉपिक्स है इन पे काफी आर्टिकल्स आते हैं, जैसे इंडिया रोल इन दी इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। और जैसे अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जैसे इंडियन एक्सप्रेस जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में एक ऑथर है जिनका नाम है श्री सी राजा मोहन। वो बहुत
आर्टिकल्स लिखते हैं, वो उनके जो आर्टिकल्स है बहुत ही रेलेवेंट होते हैं हम एस्पिरेंट्स के लिए, कि वो हर एरिया को कवर करते हैं। तो अगर जब तक एस्पिरेंट्स ये आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऐसे टॉपिक्स पे ऐसे लिखना जो बहुत ही कंटेम्पररी है। हम्म, सेकेंडली, जैसे सर टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन एंड लिटरेसी आर टू मोस्ट क्रिटिकल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम्म, ऐसे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हम लोगों के भी सब टॉपिक लिखने में दिक्कत है अगर हम न्यूज़पेपर ना पढ़ें। अब सर यहीं पे बात आती है न्यूज़पेपर की। अब यहाँ पे सर राइटर आते हैं जैसे प्रताप बानू मेहता वगैरह, ये इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं और ये सब टॉपिक से कवर करते हैं। अगर आपने साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा है और आप उसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपका मैं गारंटी देता हूँ सर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको कवर नहीं होगा। एक बार आप जरूर कवर करोगे। जैसे सर पिछले बार दो आर्गुमेंट आए थे। एक आया था कि वाटर अवेलेबिलिटी। अब सर वाटर ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर सेकंड डे पे न्यूज़पेपर में आता है आज के समय पे। तो अगर हम्म, न्यूज़पेपर आदमी पढ़ रहा है तो उससे वो टॉपिक जरूर कवर कर पाएगा सर। और से क्वेश्चन आया था हम्म। कैपिटल पनिशमेंट का। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है किसी को कोई सोर्स बताना कि आप इस सोर्स से पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो। मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप न्यूज़पेपर फॉलो करो। अगर आपसे नहीं होता है तो बहुत आजकल कोचिंग से क्या पता सर से आपका ये जो मिशन सीएपीएफ है ये भी डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करता हो और वो हर टॉपिक का एक क्रिस्प देता है। अगर आप उन टॉपिक्स को अगर आप वो करते हो, प्रिपेयर करते हो, तभी आपका एक मेजर क्वेश्चन कवर होगा। क्योंकि सर जैसे मैंने देखा कि जो एसए भी क्वेश्चन है पिछले 3 साल से, वो उसमें कंटेम्परेरी 6 में से 3 4 तो कंटेम्परेरी होते हैं जो डिस्कशन के टॉपिक है। जैसे पिछले साल ई वेस्ट आया, इंडिया एमर्जिंग रोल इन द ग्लोबल ऑर्डर आया। तो ये सब कंटेम्परेरी टॉपिक्स है, इनका कोई स्टैटिक सिलेबस नहीं है सर। तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर या कोई डेली कंपाइलेशन आप पढ़ो और उनको एक्युमुलेट करो डेली डेली। अब आजकल यूपीएससी भी ये कोशिश कर रही है कि बच्चे जो हैं जो रटने वाली जो सिस्टम है ना, जो रटने वाले सिस्टम से दूर हटके थोड़ा सा कॉमन सेंस या फिर लॉजिकल चीजों कॉमन। पे ज्यादा है। क्योंकि मैं यस सर, सुदेश, यस सर। मैं इस चीज को मानता हूँ कि जो पेपर टू है ना अपना, जिसको अपन आर्गुमेंट राइटिंग बोलते हैं, जिसको अपन एसे रिपोर्ट बोलते हैं, मैं इस चीज को एक तरह से मैच्योरिटी और समझदारी समझता हूँ कि यस सर। अगर आदमी अपने सराउंडिंग से कनेक्टेड है, उसको पता है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मुझे तब पता होना चाहिए सारी चीजें। यस सर। कुछ मुझे नहीं लगता कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है। हाँ, प्रेजेंटेशन करने के लिए यू नीड डेटा, यू नीड फैक्ट्स, उसके लिए तैयारी करनी यस पड़ेगी। सर। पर क्या चीज उसके लिए देश के करनी लिए पड़ेगी सही है, सर। गलत है, वो तो देखो एटलीस्ट कॉमन सेंस है, ये तो आना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। उतना तो ये तो सर एक एक सिटीजन से इतना तो एक्सपेक्टेड है कि आप डेली एक हाँ। न्यूज़पेपर, ढंग का न्यूज़पेपर आप पढ़ो और अवेयर हो हर टॉपिक के बारे में। जो अब जैसे सर डेथ पनिशमेंट का पिछले साल क्वेश्चन आया, उस समय हम्म, अमेरिका में इतना ज्यादा वो चल रहा था कि किसी को नाइट्रोजन ऑक्साइड देके शायद वो एक्सिक्यूट कर रहे थे वो। तो इतना हम्म। हीटेड टॉपिक था, आपको पता होना चाहिए था कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो अगर आप एक ऑफिसर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेली उतनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है सर आज के समय में। यूपीएससी भी इसीलिए इतना डाइवर्स हो रहा है और वो क्वेश्चन ऐसे बना रहा है सर। क्योंकि वो यूपीएससी भी तो चेक करे ना कि भाई ये बंदे की खुद की ओपिनियन है कि नहीं है, या फिर यस ये सर। सिर्फ बुकिश नॉलेज ही रखता है। खुद की ओपिनियन अगर अपन रखेंगे तो देखो सुदेश, टॉपिक कैसा भी आ जाए, उसके ऊपर यस सर। सोचने के लिए कॉमन सेंस है, मैच्योरिटी है, सराउंडिंग की नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर टू हार्ड है। और मैं रियलिटी बताऊं तो मुझे सबसे इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर पेपर टू ही लगता है, और मैं यही पढ़ाता हूँ। तो पेपर टू वही है सर, अपने हाथ में है। जैसे उसमें हाँ। जैसे जो पेपर वन है वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें सब बच्चों के सामने सेम क्वेश्चन है, आपको बस मार्क करना है। पेपर टू में आपको अपने पास, आपके पास एक चॉइस है कि आप एग्जामिनर को अपने आप को प्रेजेंट करो। जिस हम्म, आप जो लिखोगे उससे आपकी पर्सनैलिटी एग्जामिनर के सामने जाएगी। तो जितना बेटर आप लिखोगे उतने बेटर, तो आपके पास एक एज गेन करने का बहुत अच्छा मौका है उस पेपर में। तो इट इज अ हम्म। गुड पेपर अगर आप स्कोर करना चाहते हो वेल तो। और पेपर टू एक ऐसा है कि वो इंटरेस्टिंग भी है। मुझे पेपर वन से ज्यादा इंटरेस्टिंग पेपर यस टू सर। है, क्योंकि लिमिटेड सब्जेक्ट, लिमिटेड नॉलेज चाहिए। आप उसी नॉलेज में थोड़ी सा यस सर। अपना ऐड ऑन करके ओपिनियन वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी एस्पिरेंट्स है ना स्वदेश में, सही बताऊं, बहुत घबराते हैं इस चीज से। तो उनको यस सर। जैसा कि आप बता रहे हो ना कि भाई इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, जो भी न्यूज़पेपर अच्छा न्यूज़पेपर है वो फॉलो करो। और सुदेश, आपका इस चीज पे क्या कहना है, जो डेटा और फैक्ट्स जो है, अगर उसके हैंडी नोट्स बना लिए जाए प्रेजेंटेशन में एज अ फॉर्डर मटेरियल यूज करने के लिए कोट्स, तो क्या लगता है आपको वो हेल्प करेगा उनको? तो इस टॉपिक जैसे मैं सर अपने बारे में बताता हूँ कि सर मैं कभी अलग से नहीं प्रिपेयर करता था कि कोई टॉपिक। अब जैसे सर मुझे क्या लगता है कि अगर कोई टॉपिक है तो मैं उसमें नहीं बिलीव करता हूँ आपको बहुत ही कोई
अनोखा डेटा लिखना है किसी टॉपिक में। अब जैसे से अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उसमें बहुत ही जो रेलेवेंट डेटा है, जैसे मान लीजिए पिछले साल अगर अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आया, तो अगर हम उस पर यही लिख दें कि क्या कहते हैं 2011 के हिसाब से कितना परसेंट अर्बनाइजेशन थी और कितना परसेंट एक्सपेक्टेड है, तो वो डेटा का पॉइंट एक सर्व हो गया वहां पे। तो और उसके अलावा सर जैसे मुझे क्या लगता है कि बहुत मुश्किल है हर टॉपिक का प्रिपेयर। जैसे अब जैसे मान लीजिए हमारा यूपीएससी का सिलेबस सिविल का, तो उसमें तो टॉपिक्स डिफाइंड है कि ये सिलेबस है, गवर्नेंस का सिलेबस है, तो उसमें आप टॉपिक टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। पर एक सीएपीएफ के एस्पिरेंट से ये एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है सर कि वो ये प्रिपेयर कर पाएगा हर टॉपिक की माइक्रो डिटेलिंग करके, कि अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन भी 6 काइंड का है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर के एग्जांपल याद करना थोड़ा मुश्किल है। अगर कर ले तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता सर। पर अगर नहीं होता है तो मैं क्या करता था कि मैं जो बहुत ही इजिली मेमोराइजिंग डेटा है, जैसे कितना परसेंट अर्बनाइजेशन है, या मान लीजिए जैसे मैं बहुत ही इजी डेटा यूज करता था कि मान लीजिए अगर वाटर का क्वेश्चन है तो मैं हरदम लिखता था वी इंडियंस कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 18% ऑफ द पॉपुलेशन बट वी हैव ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज। तो जैसे अब आप ये बेसिक बेसिक डेटा पहले याद कर लो जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास 18% ऑफ पॉपुलेशन है पर 2% ऑफ लैंड है, 4% ऑफ वाटर है, और ये हमारे प्रोटेक्टेड एरिया ओनली 5% है पूरे उसके। तो आप ऐसे जो बेसिक डेटा अगर उनको याद कर लो तो जो इजी रिप्रोड्यूस कर पा रहा हो पेपर में, उसके अलावा जो आपको क्रीमिंग करनी है वो तो आप कभी भी ऐड ऑन कर सकते हो सर। तो सुदेश ये बताओ कि जो प्रेजेंटेशन का कितना फर्क पड़ता है? जैसे कि सर बोलते हैं ना बहुत कि फर्क। सारे के सारे पॉइंट्स तो सभी लिख देंगे, जो नॉर्मल नॉलेज है वो तो सबके पास ही है, तो फिर मैं तुम्हें 2-3 नंबर एक्स्ट्रा क्यों दूं? तो इसके ऊपर बताओ हाँ आप एक्सपीरियंस। ये सर इस पे तो सर मैं जरूर बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं एसए की सर। अब मैंने ये देखा है कि एस्पिरेंट जैसे एसए को देखते हैं लिखना चालू कर देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसमें आपको डेटा ओवरलोड या इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है। आपको जो आना है वो आप रैंडम नहीं लिख सकते हो, ये एक एसए है। एसए जितना एक नॉलेज का पार्ट है उतना वो इंग्लिश का भी पार्ट है। उसमें आपकी पूरी प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक होते हैं कि आप कैसे एक फ्लो मेंटेन करते हो थ्रू आउट द एसए। तो अगर रीडर ऐसे का ही मतलब होता है अगर आपका रीडर पढ़ रहा है तो उसको पूरा फ्लो मिले ऐसे में। तो जो स्टूडेंट इस चीज को फॉलो करते हैं जिनका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, उससे कनेक्ट इंट्रोडक्शन की कनेक्टेड पैराग्राफ, वो उससे कनेक्टेड पैराग्राफ टू, पूरा जब एक कनेक्शन होता है ऐसे में तो बहुत ही मार्क्स रिवॉर्डिंग होता है। जैसे इसीलिए सर मैं वो फॉलो कर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले स्ट्रक्चर बनाता था, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है सर। दूसरी बात सर बात आते हैं आर्गुमेंट पे। आर्गुमेंट भी लोग कभी कभार पैराग्राफ में लिख देते हैं और वो कहते हैं कि, और वो बहुत रिपीटेटिव हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आप एक आर्गुमेंट लिख रहे हो। आर्गुमेंट में आपको सामने वाले को आपको ऐसे पॉइंट देने हैं जो वो कन्विंस हो। बेसिकली कोई टॉपिक है तो आर्गुमेंट फॉर पढ़ के उसके लगे कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, अगेंस्ट पढ़ के उसके लगे ये तो नहीं होना चाहिए, आपको इतने कन्विंसिंग आर्गुमेंट देने हैं उसको। तो इसके लिए मैं सर जैसे मैं क्या करता था कि आर्गुमेंट्स में पहले तो 2 हेडिंग जरूर बनाता था और उसका मैं पहले पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता था। जैसे मान लीजिए अगर कैपिटल पनिशमेंट पे क्वेश्चन है तो मैं, जैसे आपने बताया, मैंने बताया यूएस का एग्जांपल है, तो मैं उसका एग्जांपल दे दिया कि नाउ इट हैज बिकम अ हीटेड टॉपिक बिकॉज ऑफ द रीसेंट इशू एंड देयर इज अ डिबेट ऑनगोइंग इन द सोसाइटी, ऐसे करके मैंने उसका एक इंट्रोडक्शन कुछ दे दिया। उसके बाद जब मैं आर्गुमेंट्स लिखता था तो मैंने उसके अराउंड 6 to 7 फॉर लिखता था, 6 to 7 अगेंस्ट लिखता था। तो आप सर एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से अगर सोचो, अगर स्टूडेंट ने 7 पॉइंट्स फॉर में लिखे हैं, 7 पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखे हैं, और उसने एक इंट्रोडक्शन दिया, एक कंक्लूजन दिया है, प्रॉपर हेडिंग्स बनाई है और एक टॉपिक का हेडिंग डाला है, तो उसको देख के क्या वो मोरली कंपेल नहीं हुआ कि कम से कम इसको 50% मार्क्स तो देते ही हैं। कंटेंट की जरूर तो बात की जरूर। बात है, कंटेंट तो जरूर। और यहीं पे एक जो दूसरा कैंडिडेट है, आखिर ये कंपैरेटिव पेपर है सर, अगर किसी एग्जामिनर ने किसी का पेपर चेक किया फिर किसी और का पेपर चेक किया, दूसरे का पेपर वो चेक करता है, देखता है कि ठीक है इसने फॉर के आर्गुमेंट 2-3 आर्गुमेंट लिखे हैं, आगे इसमें 2-3 आर्गुमेंट लिखे हैं और उसके आर्गुमेंट इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पैराग्राफ फॉर्म में है, तो उसको पहली बात तो वो लगेगा नहीं कि बंद नहीं उसने करेगा क्वेश्चन उसको। जस्टिफाई किया है। जस्टिफाई किया है वो तुरंत जैसे वो अपने माइंड में तुरंत कंपेयर करेगा कि अरे यार उसको देखो वो पिछले वाले ने अच्छा लिखा था इससे, तो भले आपने अच्छा लिखा आपको उससे जरूर एक ही नंबर कम पर एक नंबर कम जरूर मिलेगा। तो ये बहुत असर पड़ता है प्रेजेंटेशन का। अब आती है पॉइंट्स की सर। पॉइंट्स भी आपको जनरेट करने पड़ेंगे, जैसे कि हम लोग को तो आदत होगी पॉइंट जनरेट करने की, पर जब आप पहला पॉइंट लिखते हो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सेकंड पॉइंट में क्या लिखूंगा। तो ये तो सर प्रैक्टिस, जैसे आपको बताइए तो प्रैक्टिस जाएगा, पर स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये स्किल डेवलप होगी। सेकंड बात सर की गलती एस्पिरेंट ये करते हैं कि जो फॉर में लिखते हैं उसी का वो अपोजिट कभी कभार अगेंस्ट में लिख देते हैं आर्गुमेंट के, तो वो एग्जामिनर पढ़ते ही इरिटेट हो जाता है कि ये बस जगह फिल कर रहा है। तो आप
ऐसा पॉइंट लिखो जो दोनों अलग अलग हो। इसके लिए आपको फिर से सर वही बात, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको हर टॉपिक का दोनों आर्गुमेंट पता हो कि क्या आर्गुमेंट ये दे रहा है, क्या आर्गुमेंट ये दे रहा है। यस सर, तो ये प्रेजेंटेशन की बात हुई। तो प्रेजेंटेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में। तो अब और सुदेश सर एक और सर, उसमें भी सर उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन में भी सर, जो बच्चे हाँ हाँ। गलती करते हैं कि जगह होती है आधे पेज की, उस पे आंसर वो 2 लाइन में लिख के खत्म कर देते हैं। उनको लगता है कि क्वेश्चन तो जस्टिफाई हो गया। अब यहीं पे वो ये नहीं सोचते कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो पूरा स्पेस यूटिलाइज कर रहा है और इसी आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ और पे सर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंफ्यूजन बच्चों को ये भी होती है कि डाउट ये आते हैं कि सर दो क्वेश्चंस के आंसर मुझे सेम टू सेम लगते हैं। तो और फिर लिख यस के क्या सर। इतना बड़ा स्पेस है सर उसमें, तो मुझे तो 2 लाइन में आंसर दिख जाता है, फिर उसमें क्या लिखना है। तो वही चीजें हैं, थोड़ी डाउट है। उनको लगता है कि एक इतने से नहीं इतनी स्पेस में कितना आंसर लिखें, जबकि आंसर 2 लाइन में पूरा का पूरा हो पा रहा है, बताओ। सर, जब वो पहले से लिखा हुआ है कि राइट इन योर ओन वर्ड सर, तो आप, मुझे लगता है मैं जो क्या करता था, मैं तो उसको पूरा, एक होता है ना कि एक थोड़ा खींचता था उसको अपने हम्म। वर्डिंग में, थोड़ा सा फ्लुएंट इंग्लिश डाल दिया या कुछ और। अब जैसे सर पिछले साल जो क्वेश्चन आया था उसमें ऐसा था कि क्वेश्चन रिपीटेटिव थे, ऐसा लगा कि हाँ। इसका भी आंसर यही है, इसका भी आंसर सही है। पर हमें ये हम्म। देखना ही नहीं है सर, क्योंकि अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो वो हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली चेक करेगा। उसने उसको हाँ चेक किया, उसका मार्क दे दिया, उसकी बात खत्म, अगला क्वेश्चन फिर वो चेक करेगा। तो काफी रिपीटिशन होता है पैसेजेस में, पर हमारा काम तो जो आंसर है वो लिखना, भले वो रिपीटेटिव कितना भी हो। हाँ, ये तो है। चलो सुदेश, ये तो चलो ठीक है, ये तो अपनी पेपर 1 पेपर 2 की बात हुई। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी देखो लास्ट टाइम चल रहा है CAPF 2024 के लिए, और एस्पिरेंट्स जो है यस वो सर। मतलब जी जान लगा रहे हैं पढ़ाई में। यस 500 सर। वैकेंसी है इस बार, तो लग रहा है कि उनको भी इस बार हमारा कुछ हो सकता है। तो यस सर। लास्ट मोमेंट के टिप सुनना चाहेंगे सारे के सारे आपसे। भाई लास्ट मोमेंट पे क्या फॉलो करें जिससे कि एज मिले पेपर 2 में भी और 1 तो में वन में तो बहुत क्लियर है, उन उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो बहुत ही ज्यादा मार्क्स रिवॉर्डिंग है, जैसे कि पॉलिटी। पॉलिटी तो सर, पॉलिटी को आप पकड़ लो, क्योंकि उसमें आप अगर जितना एफर्ट डालोगे उतना रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। सेकंड टॉपिक आता है सर करंट अफेयर्स, मोस्टली सिक्योरिटी वगैरह के, क्योंकि 8 to 10 करंट अफेयर्स जरूर आते हैं, आप उनको कहीं से भी पढ़ लोगे, जो बहुत ही लिमिटेड होता है, उसी में से आना है। तो बेसिकली सर स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि उन टॉपिक्स को पकड़ो और उन सब्जेक्ट्स को पकड़ो जो इजी टू स्कोर है। ना कि आपको आपको हिस्ट्री, मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री इस समय सोचना चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। पिछले कई एग्जाम से सर, मैंने इसमें हर एग्जाम के लगभग क्वेश्चन देखता हूँ। मैंने CAPF का भी देखा, CDS का भी जो आ रहे हैं, NDA के क्वेश्चन में देखता हूँ, वो इतने डेप्थ में घुस रहा है कि उसका मार्क्स कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है। तो उन सब्जेक्ट को ना छोड़ के आप पॉलिटी करो, ज्योग्राफी करो, करंट अफेयर्स करो, उन सब्जेक्ट्स के साइंस। जैसे कि सिक्योरिटी, साइंस, बेसिक साइंस तो सर जरूर करो। वो तो सर एकदम सर प्लेट पे यूपीएससी रख के आपको नंबर दे रहा है। 50 मार्क्स से 40 मार्क्स आपको एकदम वो प्लेट पे रख के दे रहा है कि भाई बस तुम बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लो, थोड़ा बहुत और पढ़ लो, आपका होना ही होना है एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 12th तक मैंने साइंस पढ़ी है, और फिर मैंने CAPF एग्जाम देने से पहले मैं बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाया। मुझे उतनी साल की पुरानी भी नॉलेज, जब मैंने क्वेश्चन देखे मुझे याद है, अच्छा ठीक है इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो साइंस ऐसा है सर कि वो इतना रिवॉर्डिंग है, अगर आपने मेहनत करी है तो आपका हिट जरूर होगे वो क्वेश्चन। सो जी जी साइंस तो जरूर। आप एकदम पकड़ लो, 50 क्वेश्चन, अराउंड 40 to 45 नंबर आपके साइंस से, अगर आपने बहुत मेहनत करी आ गए। 30 मार्क्स आपके पॉलिटी से आ गए, 30 मार्क्स आपके अराउंड इकोनॉमिक्स और ये सब सब्जेक्ट मिला गए, तो आप 120 30 तो आप ऐसे ही पहुंच जाओगे। तो इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो जो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। सेकेंडली पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में जैसे कि मैंने बोला, ये जो इंग्लिश का पार्ट है जो 60 मार्क्स है, उसको लाइटली एकदम नहीं लेना है इस बार के पेपर में, क्योंकि वो श्योर शॉट आपके नंबर है, उन पे वर्क करो। और अगर इंग्लिश अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो आप पीवाईक्यूज उठाओ, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। इसी के नहीं, आप CDS के ले लो, NDA के ले लो, क्योंकि मैंने दोनों के पेपर दिए, क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। तो आप उनके क्वेश्चन लगा लो इस फॉर्मेट के, जैसे आते हैं कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, ये सब आप कर सकते हो। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, तो सर इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये क्वेश्चन कौन सा आएगा। अब जैसे मुझे इस बार पता नहीं क्यों लग रहा है कि वुमेन पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही हीटेड टॉपिक है, या तो वो रिप्रेजेंटेशन में आएगा या तो उनके एम्पावरमेंट पे आएगा। तो उससे रिलेटेड कोई डेटा, तो आप बेसिकली जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं उसके थोड़ा बहुत डेटा, कि कितना परसेंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट वगैरह में,
और जैसे कि फ्लडिंग बहुत इशू है सर, जैसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एक बार कोई ना कोई डिसास्टर पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे या तो फ्लडिंग आ सकती है, अर्बन फ्लडिंग, या तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, या तो हीट स्ट्रेस। ये सब जो रिसेंट डिसास्टर्स हैं, या पता इन्वायरमेंट बेस पे क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो बहुत ही मेजर टॉपिक्स हैं, आप ऐसा एस्पिरेंट यही कर सकते हो कि जो बहुत ज्यादा प्रोबेबल टॉपिक्स है उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी तो सर एक्यूमुलेटेड स्टडी जो आपने करी उसी को रिवाइज करो, उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो आखिरी 25 डेज में। हाँ, ये तो है सुदेश। तो देखो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है सभी स्टूडेंट्स को जो लोग सिलेक्ट हुए। मेहनत करी है काफी उन लोगों ने। लेकिन वो कुछ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स भी हैं जो कि सीरियस थे, उन्होंने भी मुझे लगता है कहीं ज्यादा मेहनत करी होगी, लेकिन यस कुछ सर। वजह से उनका नहीं हुआ होगा सिलेक्शन। देखो, किस्मत किस्मत की बात है। उनके लिए कुछ मोटिवेट करने के लिए आपके मुंह से सुनना चाहेंगे अरे कुछ। सर, इसमें तो सर मैं उनसे काफी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सेम चीज मैंने अभी 2 महीना पहले फेस करी थी सर। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जो मेरी एक ड्रीम थी, जिसके लिए मैंने 3-4 साल तक लगातार कम से कम मैं 10 से 12 घंटे रोज पढ़ता था उसके लिए, उसके बाद भी मैं जब अनसक्सेसफुल हुआ तो उस समय से काफी बुरा लगता है। एस्पिरेंट्स को भी लगा होगा। पर मैं अगर मैं बैठ के सोचता हूँ तो मैं इसमें मुझे काफी बिलीव, अगर आपने मेहनत करी है और आपने सिंसियर मेहनत करी है तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम सर, आज नहीं तो अगले साल आप जरूर इस लिस्ट में होंगे। और बस होप नहीं खोनी है, आपको लगे रहना है, और जरूर सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू वन डे और दी अदर सर। इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ सर, आपने मेहनत करी है सर तो। जी जी, बस वही है कि मेहनत करते रहना चाहिए। रिजल्ट का मत मेहनत देखो, करते जो रहिए भी सर। होगा वो तो होगा। यस बाकी सर, वो तो आपकी होना ही है सर। जो फेट है, जो डेस्टिनी में है, वो होगा फिर आप। यस सर। यस सर। जी सुदेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रियली। और सर मुझे लगता मुझे। है कि एस्पिरेंट्स को आपसे सुन के कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी हुआ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है अभी, कई लोगों का लास्ट अटेम्प्ट भी हो गए, तो यस सर। उनको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और जो नए जो लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इस सीएपीएफ में अपनी जर्नी, तो मुझे लगता है उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी इससे कि एक प्रॉपर यस सर। डायरेक्शन क्या है, किस हिसाब से तैयारी करें। तो बहुत यस अच्छा सर। लगा सुदेश, और फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट देना चाहूंगा कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 जो है इस बार सक्सीड करिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और थैंक यू फॉर सीएपीएफ एसी मेंटोर्स। तो मैं उनके इंटरव्यू गाइडेंस में जुड़ा था, सो मच थैंक यू फॉर यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, वेलकम सुदेश।